अस्सलाम वालेकुम। दिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हाज़िर हैं जमनात सना के नावल मिस्टर राइट की किस्त नंबर 5 के साथ। अभी आप लोगों की इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन जैसे-जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो आई होप सो कि थोड़ा-सा को ये अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरा ख़्याल में आजकल की ये जो नौजवान नस्ल है, उसके हवाले से ये नावल बहुत अच्छा है, ताकि हम आने वाले वक़्त में अपने उन नस्लों को अच्छे तरीके से जान सकें और फिर उनके हिसाब से उनको डील करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। रिजा, रिजा कहाँ हो भई? छत पर कपड़े फैलाती रिजा इस पुकार पर गहरा मुस्कुराई। नीचे से आता शोर बता रहा था कि एमन कॉलेज से आ चुकी थी। वो मुस्कुराती हुई अपने काम में मगन रही। जानती थी चंद मिनट बाद वो उसे तलाश करते-करते यहाँ पहुँच जाएगी। रिजा यार कहाँ गुम हो जाती हो? कब से आवाज़ें दे रही हूँ। तवक्को के मुताबिक वो सीढ़ियाँ फलांग कर हाँफती हुई उस तक पहुँची जो मुंडेरों पर धुले हुए पर्दे पर कपड़े फैला रही थी। अरे एमी, इतना शोर क्यों मचा रहा है? पता तो था तुम्हें आज कॉलेज से कपड़े धोने के लिए तो छुट्टी की थी मैंने। उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। रिजा, रिजा मेरी प्यारी रिजा, गेस करो आज क्या हुआ? वो बेहद जोशीले अंदाज में जबरदस्ती उसके कंधे से चिपकती बोली। क्या हुआ? रिजा ने एक भरपूर नजर उसके खिले हुए चेहरे पर डाली। वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तुम गेस तो करो। उसके कंधे पर सर रखे वो लाड से बोल रही थी। वो तुम्हारे महबूब ने कॉल की होगी। अब की बार उसके हाथ में पकड़े मोबाइल पर गहरी नजर डालते रिचा ने अंदाजा लगाया, क्योंकि एमन के सर पर आजकल महबूब आलम ही सवार रहता था। नहीं, बल्कि वो आज कॉलेज के बाहर आया था। एमन ने शर्माते हुए बताया। चेहरे पर बेतहाशा रंग बिखरे हुए थे। क्या? एमी पागल हो तुम? क्यों बुलाया था तुमने? उसके बरक से जा उसकी बात सुनकर परेशान हो चुकी थी। आज मैंने छुट्टी की तो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? उसने एमन को परे करते नाराजगी से कहा। यार रिजा, मूड मत खराब करना मेरा। हमेशा की तरह वो उल्टा नाराज हो गई। जानती जो थी कि रिजा हमेशा की तरह उसकी खफगी की परवाह करेगी। मगर एमीन, मेरी बहन, ये अच्छी बात नहीं। अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया तो तुम्हारे लिए मसला बनेगा। रिजा ने नरमी से समझाया। वो खामोश रही, फिर उसकी बात समझते बड़ी आसानी से बोली। अच्छा, मना कर दूंगी उससे कि आइंदा ना आए। वैसे मैंने आज भी मना किया था, पर वो माना ही नहीं। कह रहा था एक दफा तस्वीरों से बाहर देखना चाहता हूँ। उसने हमेशा की तरह रिजा को इसका कहा बताया था। आखिरी बात कहते उसने ढीली सी चुटिया से निकलते बाल शर्माकर कानों के पीछे अड़से। तुम्हें पता है रिचा, वो इतना प्यारा लगता है मुझे, इतना प्यारा कि क्या बताऊं। हल्की हल्की हवा चल रही थी। रिचा ने आखिरी पर्दा मुंडेर पर फैलाते हुए उसकी मसरूर सी आवाज सुनी। पहले जब मैं आंखें बंद करती थी तो वो मेरे सामने आ जाता था, और अब अपना काम मुकम्मल करके रिचा ने पलटकर उसे देखा। हमेशा की तरह वो अपनी राजदान के सामने अपने जज्बात का खुलकर इजहार कर रही थी। अब तो वो मुझे खुली आंखों से भी दिखने लगा है। हवा में गोल गोल घूमते वो दीवानों की तरह बोल रही थी। चारों ओर, हर मंजर में, हर चेहरे में, हर एहसास में बस वही है। कमर तक आती ढीली सी चुटिया हवा के दोष पर लहरा रही थी। दोनों बाहें खोले वो बस मुलायम हवा को अपने अंदर उतारते घूमे जा रही थी। हाँ, मोहब्बत ने उसे हवाओं का बासी बना दिया था। वो अब जमीन जात कहाँ रही थी? इतनी मोहब्बत है मी? रिजा ने अपने सामने कॉलेज यूनिफॉर्म में घूमती इस लड़की की मोहब्बत पर खौफजदा होते पूछा। हाँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। रिजा के सवाल पर वो रुककर उसे बताने लगी, फिर उसके करीब जा रुकी। और तुम्हें पता है, वो मुझसे मेरे से भी ज्यादा प्यार करता है। लतीफ से अंदाज में बोलती वो मुस्कुराए जा रही थी। तुम्हें कैसे पता? रिजा ने उसे मुस्कुराते हसीन चेहरे को देखकर निगाह चुराई। भला कहाँ वो चाहती थी कि इसकी अजीज जान खालाजाद, उसकी सहेली, उसकी हमराज को उसकी रश्क भरी नजरों से नजर लग जाए। उसकी बातों से इतनी प्यारी बातें करता है, जैसे तुम कहती हो ना मेरी हर बात में उसका जिक्र होता है, वैसे ही उसकी हर बात में मेरा जिक्र होता है। वो जब जब उसका नाम लेती थी, रिचा को उसके चेहरे पर सुकून उतरता महसूस होता था। गुज़िश्ता आज 8 महीनों में महबूब आलम की मोहब्बत ना सिर्फ उसके दिल में बल्कि उसके रगो-पैर में सरायत कर चुकी थी। हर बार महबूब का ज़िक्र करते हुए गुलाब की बंद कली सा एमी का चेहरा पंखड़ी-पंखड़ी खिलने लगता था। अच्छा, करता होगा। निसार होती नज़रों से उसे देखती रिजा ने कमाल लापरवाही का मुज़ाहिरा किया। आखिर ये भी ज़रूरी था। वह एमी को हर तरह के हालात के लिए तैयार रखना चाहती थी। रिजा, महबूब के खिलाफ मत बोलना। तुम मुझसे क्यों खार खाती हो?
वो ताज्जुब से पूछ रही थी। एक रिजा ही तो महबूब और उसकी मोहब्बत के सब राजों से वाकिफ थी, और वही उसे हमेशा मौका मिलने पर टोक देती थी। नहीं, बस मुझे ठीक नहीं लगता ये रिलेशन, उसने धीमी आवाज में कहा। ये क्या बात हुई यार? तुम और भाई भी तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, बल्कि तुम तो भाई से इतना ज्यादा प्यार करती हो। एमी ने हमेशा की तरह बुरा मनाते उस साथ उसकी मोहब्बत भी याद दिलाई। रिजा ने संजीदगी से कहा, बालाज को तो मैं जानती हूँ, बचपन से उसे देखती और जानती आ रही हूँ। मेरा खालाजाद है, मेरे लिए काबिल एतबार और काबिल मोहब्बत है। मेरे भाई भी कम दीवाने नहीं हैं तुम्हारे। महबूब नाराजगी और एतराज सब एक लम्हे में भूले वो बस अपनी सखी सखी को देख रही थी, जो पूर उसके भाई की मोहब्बत में सालों से गिरफ्तार थी। उसकी बात पर अब की बार रिजा के गहरे पर गुलाल उतरा। हाँ, दीवाना तो बहुत है। चेहरे पर बिखरे रंगों से बेखबर रिजा ने भी खुले दिल से एतराफ किया। हाय हाय, मेरी बन्नो शर्मा रही है। एमी ने शरारत से उससे ठहुका मारा। कहती हो तो अम्मी से कहकर हाथ पीले करवा दूं? आंख मारते वो मजीद उसे सटपटाने पर मजबूर कर गई। चुप रहो बदतमीज। रिजा ने नजरें चुराते उसके सर पर चपत लगाई। बालाज को लगेगा मैंने ऐसी कोई बात कही है खाला से। अब वो उसके सामने से हटकर छत पर टहलने लगी थी। अच्छा है ना, भाई तो खुद यही चाहते हैं, बस कहते नहीं है। उसने अपनी पुश्त पर एमी को बोलते सुना। बालाज की चाहत को रिजा से बेहतर कौन जानता था। उसका सामना करने से बचती वो मुस्कुराहट दबाने लगी। और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी रिजा ने काम आसान कर दिया तो तुम्हारा मुंह चूम। एमी एमी, इससे पहले कि वो मजीद गौहर फशानियां करती, रिजा ने तेजी से पलटकर उसके होंठों पर हाथ रख दिया। बहुत बेबाक हो गई हो तुम, खामोश रहो, उसने डपटा। अलबत्ता एमी असर लिए बगैर अब शरारती अंदाज में बाएं आंख दबा रही थी। रिजा ने मजीद घिर कहा, अब अगर कुछ बोली ऐसा वैसा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। इस दफा एमी ने फरमाबरदारी से सर हिलाया तो रिजा ने इसके होंठों पर से हाथ हटाया। उफ, नहीं बोलती भाई, बस तुम शर्माना बंद करो। मुझे ये बताओ, महबूब ने तस्वीर भेजी या नहीं? रिजा ने बात बदली। उसने कहा था पहले एक दफा मुझे देखेगा फिर तस्वीर भेजेगा। रिजा ने 8 महीनों में उसकी हजारों दफा सुनी जाने वाली शर्त फिर से सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। हाँ, वो तो पता है, पर आज देख तो ली है, फिर भेजी क्यों नहीं तस्वीर? उसके तेवर बिगड़ गए। महबूब आलम को शर्तें रखना बहुत पसंद था, और उसकी यही बात रिजा को सबसे बुरी लगती थी। भेज दी है। जबान दांतों तले दबाकर बोलती वो बिल्कुल बच्ची लग रही थी। अब की बार उसका चेहरा ही नहीं, आंखें भी मुस्कुरा रही थी। दिखाओ मुझे। उसकी चालाकी समझती रिजा ने झपट कर उसके हाथ से फोन लेना चाहा, मगर वो पूरी छत पर भागने लगी। दिखा ना एमी। एमी आगे आगे, जबकि रिजा उसके पीछे पीछे भाग रही थी। पूरी छत पर एमी की खिलखिलाहट गूंज रही थी। उसी तरह भागते हुए वो नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो रिजा भी फुर्ती से उसके पीछे लग गई। पहली सीढ़ी उतरने से पहले ही वो ऊपर आते वजूद से बुरी तरह टकराई। संभल कर रिजा। मुकाबिल ने कंधों से थामकर उसे बरवक्त संभाला। जहां इस आवाज और खुशबू पर रिजा का दिल तेजी से धड़का, वहीं चंद कदम के फासले पर खड़ी एमी ने खांसते हुए दोनों को मुतवज्जो किया। जब संभालने वाला हर कदम पर मौजूद हो तो रिजा को क्या जरूरत है एहतियात की? मायनी खेज अंदाज में खूबसूरती से किए एमी के तबसरे पर रिजा बुरी तरह शर्माई। बालाज भी उसकी उस जादुई लम्हे से निकलकर झीमते हुए उससे दूर हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी एमी, उसने मसनूई संजीदगी से कहते एमी के सर पर चपत लगाई। आपकी एमी बड़ी जो हो गई है, उसने बड़े फख्र से गर्दन अकड़ाई। अल्लाह मेरी बड़ी एमी के नसीब अच्छे करे। बदनसीब भाई बड़े खुलूस से दुआ दे गया, इस बात से कतई बेखबर कि जवानी का इतना नशा किसी गैर मर्द की मोहब्बत ने ही चढ़ा रखा है। ये हर वक्त मोबाइल के साथ ही क्यों नजर आती हो तुम दोनों? एमी के हाथों में दबा मोबाइल देखकर उसे दोनों के आगे पीछे भागने की वजह समझ आई, तो वो कड़े तेवरों से इस्तफसार करने लगा। हम दोनों का एक ही मोबाइल है ना भाई, इसलिए अपनी अपनी बारी के लिए लड़ती हैं हम। उसके सवाल पर रिचा गड़बड़ा गई थी, जबकि एमी ने बगैर डरे बड़ी खूबसूरती से टाला। अच्छा, फिलहाल छोड़ो इस मोबाइल को, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं, कोई काम करवाना है उन्हें। और रिचा, तुम मेरे कमरे में आओ। उसने बड़े रोब से एक साथ दोनों को मुखातिब किया। रिचा को फरमाबरदारी से सर हिलाते देखकर एमी को जबरदस्त अच्छू लगा। ये हरकत सरासर दोनों को छेड़ने के लिए थी। उसके मायनी खेज अच्छू को सुनते बालाज ने झीम छुपाते कड़े तेवरों से एमी को मुखातिब किया। रिचा से अपने कपड़े इस्त्री करवाने हैं, कहती हो तो तुम्हें ले जाता हूँ। ना ना भाई, मुझे माफ रखें। बालाज के संजीदगी से कहने पर उसने कानों को हाथ लगाया।
आजकल तो काम से वैसे ही उसकी जान जाती थी। हर वक्त महबूब से बात का भूत जो सवार रहता था। आपकी रिजा, आपको मुबारक हो। उसने इस फिक्रे का इजाफा करना भी जरूरी समझा। रिजा मुसलसल दोनों बहन भाई से नजरें चुरा रही थी। आपकी बार तो बालाज भी तेजी से सीढ़ियां नीचे उतर गया। एमी कुछ ज्यादा ही तंग करने लगी थी उन्हें। बालाज के सामने भी तुम्हारी जबान नहीं रुकती है एमी। उसके जाते ही रिजा ने अपनी घबराहट पर काबू पाते उसका कान ही पकड़ लिया। अच्छा ना मेरी बन्नो, कम शर्माया कर। एमी ने शरारत से टोकते अपना कान उसकी गिरफ्त से निकालते सहलाया। यार, अम्मी ने मुझसे बर्तन धुलवाने हैं, कब से इसलिए बुला रही हैं। तुम कर दो मेरा काम। उसने मस्कीन सूरत बनाई। रिजा ने आंखें छोटी किए उसे भरपूर घूरी से नवाजा। रिजा प्लीज ना, महबूब की कॉल आ रही है, ये देखो। रिजा के हाथ पकड़े वो मिन्नत पर उतर आई। साथ मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने भी कर दी जहां मैसेंजर पर वाकई उसकी कॉल आ रही थी। नो, मैं नहीं कर रही तुम्हारा काम। वैसे भी तुमने मुझे उसकी फोटो नहीं दिखाई। साफ इनकार करती रिजा सीढ़ियां उतरने लगी। तो मेरा काम करके वापस आओ तो फिर दिखाती हूँ, प्लीज। एमी ने लपक कर उसकी कलाई थामी, इल्तजा की। कॉल फिर से आने लगी थी और अब की बार वो रिजा का जवाब सुनने के लिए भी नहीं रुकी थी। रिजा ने तासुब से उसे जाते देखा, फिर बालाज के कमरे में चली गई। वो वहां नहीं था, अलबत्ता वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। कुछ देर पहले उसके साथ हुए टकराव को याद करते वो मुस्कुराती हुई बेड पर रखे कपड़ों की तरफ बढ़ गई। कपड़े इस्त्री करने के बाद, बड़ी मोहब्बत से जूता और बाकी सामान तरतीब से रखने के बाद, वो उसकी अलमारी में सर्दिये बिखरे हुए कपड़े दुरुस्त करने लगी। रिजा अपने पान अपने कान के पास अचानक उसकी बुलंद आवाज पर वो दहल कर पलटी। उफ, डरा दिया मुझे बालाज। दिल पर हाथ रखे उसने खफकी से कहा। बस यही दिन देखना रह गया था जब मेरी रिजा मुझसे ही डरने लगेगी। वो भी बिल्कुल एमी की ही तरह था। रिजा की खफकी पर उल्टा उसी से नाराजगी में बातें करने वाला। ऐसे अचानक आकर इतनी भयानक आवाज निकालोगे तो तुम्हारी रिजा क्या, कोई भी कमजोर दिल का इंसान डर जाएगा। वो गुस्से से डांट रही थी। ओह अच्छा, कमजोर दिल है तुम्हारा। बालाज ने एक ही जिस्म में दरमियानी फासला समेटते उसे अलमारी के साथ लगने पर मजबूर कर दिया। इसकी हरकत पर रिजा की पलकें झुकी, जबकि वो अब बड़ी फुर्सत से उसे तकते कह रहा था। 1-2 सालों में तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, फिर इस कमजोर दिल से गुजारा नहीं होना। तुम भी ना बालाज, तब की तब देखी जाएगी। सरत से उसे धकेलती उसके पहलू से निकलकर वो कुछ फासले पर जा खड़ी हुई। अभी कोई और काम है तो बताओ। हाँ, अब तो एक ही काम रह गया है। रात को छत पर आना, झूले पर बैठकर बातें करेंगे। बालाज ने नया हुक्मनामा जारी किया। नहीं बालाज, अब हम बड़े हो गए हैं, सब नोटिस करते हैं। और वो फौरन टोकने लगी। वो सब सारी दास्तानें जानते हैं रिजा। बचपन से हम दोनों का ऐसा ही साथ है। सबको मालूम है खूबसूरत सुबह, हसीन शामों और चांदनी रातों में उस झोले की रौनक सिर्फ रिजा और बालाज है। वो मोहब्बत से बोला। नरमी और मोहब्बत से कही उसकी बात पर रिजा ने खुद को हवाओं में उड़ता महसूस किया। कहाँ खो गई? कुछ देर खामोश देखकर बालाज ने चुटकी बजाकर उसे मतवज्जो किया। तसव्वुर में झूले पर तो नहीं पहुंच गई? भरपूर शरारत से पूछता। वो बिल्कुल एमी की फोटोकॉपी लगा था। रिजा बुरी तरह सटपटाई। सर नफी में हिलाते उसके कमरे से सर पर भागी। बालाज मुस्कुराता हुआ नफी में सर हिलाकर रह गया। दोपहर से शाम तक खाला के साथ सारे काम निपटाकर छोटी मिशाल को होमवर्क करवाकर वो हेमंत को तलाश करती दोबारा छत पर गई। हस्बे तवक्को वो अब तक यूनिफॉर्म में मरबूत झूले पर बैठी कॉल सुन रही थी। एमी, अब तक कॉल? रिचा को वाकई तशवीश हुई। 1-2 घंटे की चैटिंग और कॉल से शुरू होने वाला ये मामला अब संगीन नौयत इख्तियार कर चुका था। यमन ने उसे देखकर खामोश रहने का इशारा किया। फिर चंद मिनट बाद कॉल काट दी। टाइम देख रही हो? मगरिब का वक्त भी निकल गया है। रिचा ने सख्ती से घिरका। क्या? मगरिब हो भी गई? एमी भी चौंकी। हाथ में पकड़े मोबाइल से टाइम देखा तो हैरान रह गई। वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चला था। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे अपने कान कहाँ थे? अजान की आवाज नहीं सुनाई दी? रिजा ने गुस्से से पूछा। नहीं, मुझे महबूब की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। जूली की पुश्त पर सर टिकाए आंखें मूंदे वो तो किसी और ही जहान में पहुंची हुई थी। एमी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रिजा चाहकर भी लहजा सख्त नहीं रख सकी। उसके नरमी से पूछने पर एमी हमेशा की तरह अपने दिल का हाल बताने लगी। हाँ रिजा, मुझे लगता है महबूब आलम की मोहब्बत में पागल हो गई हूँ। इतनी मोहब्बत मत करो एमी। रिजा टोकते हुए झूले पर उसके साथ बैठ गई। न जाने वो कौन है, तुम्हारे इतने एतबार के काबिल भी है या नहीं। अपने पहलू से रिजा की आवाज सुनकर वो पट से आंखें खोल चुकी थी। तो तुम हर वक्त ऐसे ही कहते हो,
मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। उसकी तरफ से मुंह फेरती वो झूले से उठ ही गई। एमी, रिजा ने तड़प कर उसकी कलाई पकड़े रोका। इस पूरी दुनिया में अपनी खाला और उनकी 3 औलादों के सिवा रिजा का था ही कौन? फिर उनमें से किसी को नाराज करने का तसव्वुर ही उसकी सांसें रोकने लगता था। और जितना लगा उसे एमी और बालात से था, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं थी। मैंने कभी भाई के मुतालिक ऐसा कहा? एमी पलटकर नाराजगी से पूछ रही थी। रिचा ने उसे वापस अपने साथ बिठाया और अब की बार बेहद नरमी और मोहब्बत से कहा, देखो अम्मी, मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारा भाई मेरा खालाजाद है। बचपन से मैं उसके साथ हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे तुम और मिशी हो। वो हम तीनों से मोहब्बत करता है। हाँ, मोहब्बत की नोयत अलग है, मगर मेरे लिए सबसे अहम बात है कि वो अच्छा इंसान है। वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा। महबूब भी अच्छा इंसान है और तुम तो एवं ही कहती हो कि वो एतबार के काबिल नहीं है। आज उसने अपनी दादी से मेरी बात करवाई। उसने मुंह बनाकर नहीं इतला दी। वो रिजा की बात समझी थी, ना उसे समझना थी। नादानी की उम्र में जब आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बन जाए, फिर सही गलत की तमीज बाकी नहीं रहती। फिर मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं सूझता। एमी का भी यही हाल था। हैं? क्या सच में? इस दफा रिजा भी हैरान हुई। अगर महबूब आलम अपनी दादी से बात करवा रहे था तो वह वाकई खरा इंसान था। हाँ, तो और क्या। वो बहुत अच्छी हैं वो भी। मुझसे इतने प्यार से बात की, मेरी इतनी तारीफ की और मुझे अपने घर इनवाइट भी कर रही थी। एमी नाराजगी भुलाए हंसबे आदत शुरू हो चुकी थी। पहली सुबह शाम महबूब आलम के कसीदे थे, तब उनमें उसकी दादी का भी इजाफा हो चुका था। वाह! क्या बात है, इस महबूब आलम ने तो मुतासिर किया है मुझे। रिजा के तबसरे पर अब की बार एमी अंदर तक पुरसकून हुई। अब फोटो भी दिखाओ। इस दफा उसके कहने पर एमी मोबाइल से उसकी तस्वीर दिखाने लगी। हाय एमी, ये तो कितना डैशिंग, कितना हैंडसम है। रिजा तो हैरान रह गई थी। एमी यूं ही दीवानी ना थी, वो वाकई प्यारा था। तुम्हारी एमी का है ना, इसलिए। मुस्कुराते हुए उसने फखर से इस बात का इजाफा किया तो वो उसे बस अपना समझने लगी थी। ये पीछे इसका घर और गाड़ी है। रिजा किसी तस्वीर को देखकर पूछ रही थी। एमी ने जोरों शोर से सर हिलाया। वो कहता है, मैं उसकी और इस घर की मलका हूँ। एमी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो चेहरे पर उतरा गुलाल, वो तो इस रोज से उसके चेहरे पर हमा वक्त रहता था जब से महबूब आलम उसकी जिंदगी में आया था। ओए होए एमी, ये तो सच्ची दीवाना है। रिजा पुरजोर से उसके साथ लिपट गई। अब एमी इस बेतहाशा पुरसकून हो गई कि रिजा पर छाए बेएतबारी के बादल छट रहे थे। चलो, अब मैं जरा यूनिफॉर्म बदलकर अम्मी को अपनी शक्ल दिखाऊं। एमी ने उठते हुए कहा। रात को भाई के साथ फिर मीटिंग है? जाते हुए वो शरारत से पूछ बैठी। एमी यार, तुम्हें इतनी हमारी मीटिंग में दिलचस्पी है तो तुम भी आ जाना। हम बखुशी तुम्हें भी शामिल कर लेंगे और मिलकर बातें करेंगे। वैसे भी हम दोनों सिर्फ तुम सबकी ही बातें करते हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा सफाई ना दो, पता है मुझे, मजाक कर रही हूँ मैं। रिजा के नॉन स्टॉप सफाई देने पर एमी ने रोक दिया। वैसे भी मैं नहीं आ सकती, रात को मुझे महबूब से बात करनी है। उसने नहीं इतला दी। वो चाहकर भी रिजा से कुछ नहीं छुपा सकती थी। फिर से? रिजा को हैरत हुई। हम्म। एमी, मैं सोच रही थी महबूब की तरफ से बात इतनी आगे बढ़ गई है तो क्यों ना अब बालाज को बता दें ताकि वो। रिजा ने मशवरा दिया मगर वो फौरन टोक गई। नहीं रिजा, तुम्हें कसम है मेरी, मेरे राज कभी किसी के सामने भूले से भी नहीं कहूंगी। उसने पाबंद करना चाहा। लेकिन बालाज को बताना अच्छा है, वो तुम्हें सपोर्ट करेगा। महबूब भी तो शादी करना ही चाहता है ना। रिजा ने तहम्मुल से समझाया मगर वो किसी सूरत मानने वाली नहीं थी। नहीं रिजा, फिलहाल मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। पहले मुझे महबूब से पूछ लेने दो। फिर से महबूब? रिजा ने तासुब से उसकी तरफ देखा जैसे कह रही हूँ, अपने भाई से बात करने भी के लिए भी तुम्हें अब महबूब से इजाजत लोगी? तुम कसम खाओ मेरे सर की। रिजा की आंखों में नजर आते शिकवे देखकर उसने उसका हाथ पकड़े अपने सर पर रख लिया। कसम खाओ कभी भी किसी से कुछ नहीं कहोगी। अगर अम्मी या भाई को पता चला वो मुझसे मोबाइल ले लेंगे। महबूब से बात कैसे करूंगी? उसे देखूंगी कैसे? मैं मर जाऊंगी उसके बगैर रिजा। एक लम्हा नहीं गुजार सकती उससे बात किए बगैर। वो दहशत जदा सी हो गई थी, जैसे उससे महबूब आलम को छीन ही लिया जाएगा। रिजा जो उसकी तड़प पर शशतर थी, कुछ संभल कर बोली। अच्छा मेरी माँ, नहीं कहूंगी। ऐसे कमजोर लड़कियों की तरह बिहेव मत किया करो। उसने आगे बढ़कर एमी की आंखों के नम गोशे साफ किए। वो मुस्कुराकर रिजा के कंधे से लगी। यूं तो थी वो दोनों एक दूसरे की बात का पास रखने वाली, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली। चलो, अब मैं फिर रेस्ट ही कर लेती हूँ। कुछ देर बाद एमी को शरारत सूझी तो वो अपनी पुरानी टोन में लौट आई। है, अब रेस्ट कहाँ से आ गई?
रिचा ने चौंक कर उसे देखा, जो ज़बान दिखाकर उसे चिढ़ाती सीढ़ियाँ फलांगने लगी। नहीं अम्मी की बच्ची, आज रोटियाँ तुम डालोगी। उसकी चालाकी समझती रिचा तेजी से उसके पीछे लपकी। मैं पहले ही तुम्हारे हिस्से के इतने काम कर चुकी हूँ, वैसे भी तुमसे ज्यादा अच्छी रोटी बनाती हूँ। एमी रुक जाए। उसके पीछे भागती हुई मुसलसल बोलती जा रही थी और खिलखिलाती हुई एमी लाउंज और कमरों में से भगाती फिर रही थी। हाय थक गई मैं। अच्छा बना दूंगी रोटियां। थक कर बेड पर गिरते एमी ने दहाई दी। रिजा ने उसके मान जाने पर सुकून का सांस लिया और बेड पर उसके साथ जा लेटी। अब दोनों ही अपनी बचकाना हरकतों पर खिलखिला रही थी। बाहर लाउंज में बैठी खाला और बलाज उनकी आवाजों पर मुस्कुरा रहे थे। इसकी इनकी जिंदगियों में सारी रौनकें इन दोनों की ही तो दम से थीं। ड्राइविंग सीट संभालते उसने लैपटॉप डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि अंदर से वो भागता हुआ आया, उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। क्यों आया है? वासिफ ने तेवरी चढ़ाए दरियाफ्त किया। मैंने वो सब गुस्से में कह दिया था। सीट बेल्ट पहनते उसका लहजा काफी धीमा था। तो उसके तेवर देखकर भी वासिफ का मूड बेहतर नहीं हुआ था। शायद मोहब्बत करता हूँ अश्मीरा से, अब की बार उसने जताया। तो वासिफ का अंदाज अब भी हनूस था, जैसे उसके अतराफ से कोई फर्क ना पड़ा हो। उसे किसी हाल में कभी भी नहीं छोड़ सकता। वासिफ के अंदाज से चिढ़ते उसने दांत पीस कर कहा। सोच ले, वह भी वही अश्मीरा है जो एक में नामहरम की मोहब्बत में इस कदर खो चुकी है कि उसकी खातिर आज रात के अंधेरे में अपने घर की दहलीज पार करने वाली है। वासिफ ने जानबूझकर ये अल्फाज दोहराए, जैसे उसकी जज्बातियत के पीछे की सच्चाई जानना चाही थी। नहीं, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। तड़प कर उसकी तरफ देखते अल्फाज पे साख्ता हुआ। उसने जबड़े मजबूती से कसे। वासिफ पर फिर से नजरें हटाकर कहा, उसे बस मेरे पास आना होगा। वासिफ पुरसकून हुआ, फिर उसके कुछ कहे बगैर गाड़ी मीर हाउस की तरफ बढ़ा गया। उन्हें मीर हाउस से कुछ फासले पर गाड़ी रोके कितना ही वक्त हो गया था। इस दौरान अश्मीरा ने जारिब को कॉल की थी, मगर बदकिस्मती से लैपटॉप पर वो सिर्फ मैसेजेस ही देख सकते थे। उस कॉल के बाद वो जैसे बिल्कुल ठहर गया था। सारा इज़्तिराब भी उड़न छू हो गया। शायद अपनी बेबसी पर वो हार मानकर सीट की पुश्त पर सर गिराए आंखें मूंद गया। अलबत्ता वासिफ मुसलसल बैरूनी दरवाजे पर नजर रखे बैठा था। 10:15 हो रहे थे जब लॉन के पिछले छोटे दरवाजे से कोई बाहर निकला। स्याह सूट में मलबूस, स्याह चादर से सर और चेहरा ढके वो अश्मीरा ही थी। वो देख अश्मीरा। उसका कंधा हिलाते वासिफ ने फौरन मतवज्जो किया। वो भी फौरन सीधा हो बैठा था। अश्मीरा मोबाइल पर राइड कंफर्म कर रही थी, जो चंद मिनटों बाद घर से कुछ आगे आके रुकी। कैब करवाई है उसने। अश्मीरा को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते देखकर उसने जैसे वासिफ को बताया, फिर गाड़ी चलने पर तेजी से उसे हदायत दी। कुछ फासले पर रहकर पीछा कर गाड़ी का। उसके कहने पर वासिफ ने गाड़ी कैब के रास्ते पर डाल दी। हाँ, मगर दोनों गाड़ियों में जाते बेखबर वजूद अपने पीछे एक और दास्तान छोड़ गए। दूसरी मंजिल के कमरे से झांकती दो आंखों ने पूरा मंजर देखकर बड़ी खामोशी से पर्दे दुरुस्त कर दिए। 25 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी जिस इलाके में रुकी वो काफी सुनसान था। चौड़ी सड़क पे कोई इक्का दुक्का घर बने हुए थे। बाकी अतराफ में मकानात जेरे तामीम थे। वो शायद कोई नई हाउसिंग स्कीम थी। वासिफ भी कुछ फासले पर गाड़ी रोक चुका था। वो उतर रही है। अश्मीरा को गाड़ी से निकलते देखकर वासिफ ने उसे बताया, जो मुसलसल इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। कितनी सुनसान जगह है। यहाँ तो कोई घर भी नहीं है। उसने खुद कलामी की थी। फिर विंड स्क्रीन से अश्मीरा की तरफ देखते बेताबी से बोला, वो आगे बढ़ रही है वासिफ। ये क्यों नहीं सोचती कि इस जगह तो कोई घर ही नहीं, जहां वो बेगैरत उसे अपनी माँ बहन से मिलवाएगा। परेशानी पर गुस्सा हावी होने लगा था। अगर वो तेरी जितनी समझदार होती तो यहाँ तक ना आती। इसलिए चुप करके जा उसके पीछे। वासिफ ने हमेशा की तरह झाड़ दिया। ठीक ही तो कह रहा था। अगर इतनी समझदार होती तो घर से ही ना निकलती। वो वासिफ को देख कर रह गया, फिर चेहरे का रुख मोड़े धीमी सी आवाज में बोला, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आज वो मेरे सामने आई तो किसी सूरत अपना हाथ घूमने से नहीं रोक पाऊंगा। वासिफ वासिफ खामोश हो गया। नजरें अब कश्मीरा पर थीं, जो सड़क के किनारे पर खड़ी मुसलसल कॉल्स कर रही थी। लैपटॉप पर उसकी कॉल्स के नोटिफिकेशन रिसीव हो रहे थे, मगर सारिब इस वक्त शायद ऑनलाइन नहीं था। वो भी चैट नहीं खोल सकते थे। इतनी दूर से भी वो अश्मीरा की परेशानी को महसूस कर सकते थे। वासिफ को दुख हो रहा था, अलबत्ता वो जितनी दफा उसकी तरफ देखता सर झटक देता। वो देख, दो लड़के बाइक पर आ रहे हैं। कुछ लम्हे सिर के तो उनकी गाड़ी के मुखालिफ संत से मोटरसाइकिल सवार आते दिखाई दिए। वासिफ ने फौरन से मतवज्जो किया। विंड स्क्रीन के पास देखता वो जैसे ठिठक गया।
बाइक अश्मीरा के बिल्कुल करीब रुकी हुई थी, जैसे वो उसे कुछ कह रही है। वासिफ जा प्लीज, उसके पास जा। उसने तड़प कर जैसे इल्तिजा की। वो खुद नहीं जाना चाहता था। तो पक्का नहीं जा रहा? वासिफ गो। वासिफ ने दोबारा पूछा तो वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया। उधर अश्मीरा भागने के इसी अंदाज में तेज तेज चलती उन लड़कों से दूर जा रही थी। वासिफ सरद से गाड़ी से उतरा तो अश्मीरा को देख मैं उन लड़कों को देखता हूँ। अपने पीछे वासिफ ने उसकी आवाज सुनी। फिर तेजी से उस देर तामीर इमारत की समत भागा जहां वो लड़के बाइक से उतरकर अश्मीरा के पीछे लपके थे। इस सुनसान चारदीवारी में पीछे देखकर भागती वो किसी दीवार की ओट में हो गई। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा। वो कोई आवारा लड़के थे जो उसके अकेले होने का फायदा उठा रहे थे। ऐसे में भी उस बुद्धू को बस सारिब का ही ख्याल आया था। कांपते हाथों से उसने एक दफा फिर कॉल मिलाई। प्लीज सारिब, पिक अप माई कॉल। ये कोई 29वीं कॉल थी जो सारिब ने रिसीव करना तो दूर, मैसेज करके किसी चीज से मतला करना भी जरूरी नहीं समझा था। अश्मीरा की आंखों से अब आंसू बहने लगे। अगर ऐसा होता रहा तो वो वापस कैसे जाएगी? उसने तो वापसी के लिए राइड भी नहीं मंगवाई थी। ना ही उसने कोई ऐसी सूरत हाल का तस्वुर किया था। उसे यकीन था कि एक खुशगवार मुलाकात के बाद ज़ारिब खुद उसे वापस छोड़ आएगा, मगर ये सब क्या हो रहा था? अश्मीरा की समझ से बाहर था। बेबसी इतनी थी कि वो बस रोए जा रही थी। फिर उसने वापस जाने के लिए दीवार की ओर से झांका। बाहर कोई नहीं था। उसने सुकून कुछ सोचकर सुकून का सांस लिया। कदम बाहर बढ़ाए। वह किसी दूसरी समझ से उन चार दीवारी से बाहर निकलने लगी। जब वह एक दफा फिर न जाने कहां से उनमें से उसके सामने आन टपका। क्या चाहते हो तुम? अश्मीरा का जिस्म खौफ से कपकपा रहा था। अभी बता देते हैं हसीना। उसने मायने खेज मुस्कुराहट उछालते कोई मखसूस सीटी बजाई तो कहीं से दूसरा शख्स भी निकल आया। अश्मीरा की आंखें खौफ से उबलकर बाहर आने लगी। कदम पीछे की तरफ उठाते वो घर से बाहर निकलने पर पछता रही थी। आंसू बहते जा रहे थे जबकि उसी सीटी दूर किसी और के लिए भी आसानी कर गेली थी। चल, चुपचाप अपना फोन और पर्स हमारे हवाले कर। एक लड़का उसकी तरफ बढ़ते बोला। अश्मीरा ने एक लम्हे को फोन उसे देने को सोचा, मगर फिर वापस कैसे जाएगी? ये सोचकर उसने खुद को मजबूत किया। उनके मुतालबे से उसे वो कोई चोर उचक्के लगे थे। बेवकूफ थी ना। ये भूल गई थी कि अगर चोर उचक्के भी होते थे तो थे तो मर्द ही ना। उसके अकेले होने का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकते थे। उसने खुद को मजबूत बनाते खुश्क आवाज से कहा, बकवास बंद करो अपनी। हटो मेरे रास्ते से। वाह वाह, ऐसे कैसे हट जाए? वो तो उसकी दलेरी पर अश अश कर उठा था। अभी तो तुझे अपने साथ लेकर जाना है। तेजी से उसकी तरफ बढ़ते उसका बैग वाला हाथ दबोच लिया। अश्मीरा के तो वहमो गमान में भी नहीं था कि वो एक ही जिस्म में उसका हाथ जा लेगा। वो तड़प ही तो उठी थी। नहीं, दूर रहना मुझसे। अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालते वो ज़ारो-कतार रोने लगी थी। सारी बहादुरी एक सेकंड में गायब हुई। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। वो मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी। दूसरे शख्स को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी। उसके हाथ पांव कोई मज़ाहमत करने की बजाय साथ छोड़ने लगे थे। आज तुम दोनों का अच्छा इलाज होगा। अचानक एक सर्द आवाज पर वो सब पलटे। वासिफ भाई। किसी जाने पहचाने चेहरे को देखकर अश्मीरा मचल गई, जबकि लड़की के मुंह से भाई का लफ्ज सुनकर दोनों लड़कों के औसान खता हुए। कोई होशियारी दिखाने के लिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर अश्मीरा के दोनों बाजुओं को पुष्ट पर जकड़ लिया। वो जब आसिफ को देखकर अपने अंदर सुकून उतरता महसूस कर रही थी, इस हरकत पर आंसू पहले से भी ज्यादा बेइख्तियार हो गए। वासिफ भाई प्लीज मुझे बचा लें। वासिफ ने आंखों से तसल्ली दी। उसी दौरान चारों तरफ पुलिस वैन के सायरन की आवाज गूंजी। लड़के ने अश्मीरा को धक्का दिया और दोनों भाग खड़े हुए। वासिफ ने तो बाकायदा उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिया। जानता था पुलिस किसने बुलाई होगी। उसका काम इतना ही था। तेजी से वो जमीन पर गिरी अश्मीरा की तरफ लपका। वासिफ भाई मुझे बचा ले। बेख्तियार होकर वो उसके कंधे से लगी हिचकियों से रोने लगी। रो नहीं अश्मीरा। वासिफ ने झिझक कर दूर करते हुए तसल्ली दी। मुझे बताओ क्या हुआ है। वो लड़के कौन थे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ। अश्मीरा संभल कर उठ खड़ी हुई। एक लम्हे को वो गड़बड़ा गई। सोचे जैसे मुंतशिर होने लगी। आप आप क्यों आए हैं यहाँ? जब बोली तो सवाल के बदले सवाल ही किया। आवाज लड़खड़ा गई। मैं बस वैसे ही। मैं गुजर रहा था पास से। आपकी बार वासिफ भी गड़बड़ा गया। वो लड़के। अश्मीरा ने दोनों जख्मी हुई कलाइयां सहलाते उसकी तरफ देखा। आंसू अभी बह रहे थे। वासिफ उसका हकीकत से बताने से गुरेज समझा।
हाँ, वो अपनी यही मौजूदगी की वजह बताती भी कैसे? अलबत्ता उन लड़कों की वजह से उसकी परेशानी बजा थी। परेशान मत हो तुम सेफ हो अब। वासिफ ने फिर इत्मीनान दिलाया। मेरा दोस्त था मेरे साथ। वो इन लड़कों को अच्छा सबक सिखाएगा। दोस्त यानी फरहाद? वो ठठक गई। जिस्म फिर थरीरी से दौड़ी, जबकि वासिफ अपनी ही धुन में बोली, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, कभी नहीं। फरहाद का उसके साथ होने का नतीजा वो अच्छे से जानती थी। मीर जुबैर तो उसका कत्ल ही कर देते। ये सोचकर ही दिल होलने लगा। आंखें मुसलसल नैयत बहा रही थी। मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो कदम बढ़ा चुकी थी। अशमीरा, इतना बेएतबार नहीं हूं मैं। कम से कम उन लड़कों जैसा। वासिफ के स्पार्ट अंदाज पर वो रुकी। शर्मिंदगी से शर्मिंदगी थी। वो क्या समझ रहा था? ऐसी बात नहीं है वासिफ भाई। आप यहाँ आए हैं तो मैं बच गई। लेकिन फरहाद? फौरन पलटकर उसकी सफाई दी। फरहाद के नाम पर एक दफा फिर उसे झुरझुरी आई। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। वासिफ ने एतमाद में लेना चाहा। आपके साथ फरहाद है ना? वो उस तस्दीक चाहती थी। वो वासिफ किसी सूरत तस्दीक नहीं कर सकता था जब तक उससे पूछ ना लेता। मुझे पता है, वही है। उसकी खामोशी पर वो पुर यकीन से बोली। फिर आंसुओं का एक नया रेला बह निकला। कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि आज वो घर से निकलकर कितना पछता रही थी। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। बिल्कुल नहीं। मैं चली जाऊंगी। रोते हुए कदम कदम पीछे लेती वो वासिफ को फिक्रमंद कर गई। कुछ सोचकर उसने फौरन उसका नंबर मिलाया। पहली बेल पर कॉल ले ली गई। यार अश्मीरा रो रही है मुसलसल। कहती है मेरे साथ नहीं जाएगी। उसे शक हो रहा है कि मेरे साथ फरहाद है। वासिफ ने छूटते ही मतला किया। हम्म, इतना ही डर होता तो घर से ना निकलती। दूसरी तरफ से उसे तो पतंगी ही लग गए। यार रो रही है बोती, बहुत कुछ ख्याल कर। वासिफ कैसे ना ख्याल करता? उसके सामने ही तो वो ज़ारो कतार रो रही थी। अच्छा, तू उसे एतमाद में लेकर, तेरे साथ कोई भी नहीं, और तू उसे हिफाजत से घर पहुंचाएगा। कुछ देर बाद गहरी सांस भरते उसने हदायत की। मैं वैसे भी इस वक्त इन कमीनियों को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। तूने बुला लिया था पुलिस को? अशमीरा को बाहर निकलते देख वासिफ ने तेजी से पूछा। मैं पहले ही बंदोबस्त कर चुका था। तू ले जा उसे। मैं भी कुछ देर में पहुंचता हूँ तेरे पास। तेजी से बताते वो राब्ता मनकता कर चुका था। वासिफ ने एक नजर बेजान लाइन को और फिर सामने देखा। अशमीरा नजर नहीं आई थी। वो तेजी से बाहर निकला। कुछ दूर फुटपाथ पर वो चलती नजर आ रही थी। उसकी हठधर्मी। वासिफ ने खून के घूंट भरते बर्दाश्त की। अगर उसकी जगह वो होता तो यकीनन झापड़ लगाकर अशमीरा का दिमाग दुरुस्त करता। वासिफ बस सोच कर रह गया था। सुनसान सड़क पर भागते हुए वो उसके बराबर पहुंचा। वो फुटपाथ पर थी, जबकि वासिफ सड़क पर और जिसे नजरअंदाज करती रही। मगर ये वही जानती थी कि वासिफ का खामोशी के साथ चलना किस कदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रहा था। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर वासिफ ने खाली गाड़ी की तरफ इशारा किया। कुछ देर सोचते रहने के बाद वो खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। वासिफ ने शुक्र का कलमा अदा किया।